नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज इतिहास मंथन सीरीज 7 में देखेंगे ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन, सामाजिक सुधार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार और आधुनिक भारत के और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप देख रहे हैं इतिहास का डेली डोज हिस्ट्री मंथन सीरीज 7। अभी तक 6 पार्ट अपलोड हो चुका है और आप देख रहे हैं। तो यदि आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने अनमोल सुझाव जो भी है वो हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही इसमें यदि कोई कमियां हैं तो उससे भी हमें रूबरू कराएं। ओके, क्योंकि इतिहास मंथन का उद्देश्य है आपके इतिहास का मंथन करना। मंथन मतलब कि पूरे चैप्टर को एक साथ लेके आना, एक साथ पूरे टॉपिक को आपके साथ डिस्कशन करना, ताकि यदि आप तैयार कर रहे हैं एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, तो आपको आपका दिमाग का, आपके मेमोरी का मंथन हो जाए और आपकी पकड़ इतिहास पे अच्छी बने। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा आधुनिक भारत से, मॉडर्न इतिहास। तो ब्रिटिश विस्तार और प्रशासन। तो आधुनिक भारत से टॉपिक अलग अलग हो सकता है। तो जैसे चलते हैं, पहला क्वेश्चन है वो है प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब आप ध्यान लगाएं कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी और द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। तो एक्ट 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो चलिए इसकी अब व्याख्या करेंगे कि वो कैसे। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप तो कहेंगे कि अरे ये तो मुझे पता है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको 1935 ईस्वी के एक्ट के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसीलिए वीडियो को मिस न करें और देखते रहें इतिहास मंथन सीरीज 7। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यह अधिनियम जो था काफ़ी लंबा और जटिल था। इसे कब लागू किया गया? ये 1935 ईस्वी का एक्ट कहा जाता है, लेकिन इसे लागू किया गया 3 जुलाई 1936 ईस्वी को, 1936 को। वैसे पूर्ण रूप से चुनाव के बाद अप्रैल 1937 में यह लागू हुआ। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? जो चुनाव हुआ था 1936 का, तो उसके बाद 1937 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम में 1935 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 321। और कितनी सूचियां हैं? 10। तो यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी कितनी धाराएं हैं? 395। ऐसे 395 धाराएं हैं, यानी अनुच्छेद हैं, लेकिन संशोधित धाराएं को मिलाकर हम 450 है, लेकिन जो फिक्स है वो 395 है। और सूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 ईस्वी का अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था। जैसे अभी के यदि संविधान, वर्तमान संविधान की बात करें जो स्वतंत्रता के बाद लागू हुआ था, उसमें प्रस्तावना है, लेकिन 1935 ईस्वी का अधिनियम जो था वो प्रस्तावना रहित था। ये पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इस अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया। इस संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। चलिए अब इसकी विशेषता कौन सी है? 1935 ईस्वी के अधिनियम की प्रमुख विशेषता, यानी कि हमने कहा ना कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे। लेकिन किस तरह से यहाँ पे 1935 ईस्वी के अधिनियम के संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, उसको आप नोट कीजिए। पहला है टॉपिक, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई।
संघीय विषयों को दो भागों में, संघीय विषय, संघ मतलब सेंट्रल, सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, उसको दो भागों में, संरक्षित और हस्तांतरित। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था। संरक्षित विषयों का संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम में? 1935 ईस्वी के अधिनियम में। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांत, देशी रियासतों से मिलकर होना था। यह व्यवस्था लागू न हो सकी क्योंकि प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों तथा मुख्य आयुक्त के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। आप समझ रहे हैं कि 1935 ईस्वी का अधिनियम जो लागू हुआ उसमें एक प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इस संघ में ब्रिटिश प्रांत यानी कि जिस पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया था 1858 ईस्वी के पहले तक, चीफ कमिश्नर प्रांत, देशी रियासतों से मिलकर होना था, यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी क्योंकि ये जो संघ की जो प्रस्तावित हुआ था, संघ में भारतीय प्रांतों तथा मुख्य आयुक्त के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या इसमें आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में क्या था? द्वैध शासन था, डुअल सिस्टम। आगे देखते हैं और 1935 ईस्वी के प्रावधान कौन कौन से थे। प्रावधान में किन किन बातों की चर्चा की गई थी? प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। प्रांतों में 11 में से 6 में 2 सदन, केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ओके, तो अभी वर्तमान में जो राज्य है, स्टेट है, उसके विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो अभी भी 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। अच्छा, अंतिम न्यायालय क्या थी? प्रिवी काउंसिल। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। गृह सरकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन, गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था उस पर उन्होंने भारत मंत्री के अधिकारों को समाप्त कर दिया। इंडियन काउंसिल को खत्म कर दिया गया। अधिनियम के तहत अब 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसलिए रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 को हुई थी और एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपने एक टॉपिक के बहाने, एक क्वेश्चन के बहाने आपने पूरे 1935 ईस्वी के अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और सुना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई। कब समाप्त की गई? प्रेसिडेंसी व्यवस्था कब समाप्त की गई? 1784 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई 1784 एक्ट के द्वारा। अब चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1784 एक्ट के प्रावधान कौन कौन से हैं, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। 1784 के एक्ट द्वारा प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पास किया। एक्ट के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। चलिए देखते हैं इसके प्रावधान कौन कौन से हैं। भारत सरकार पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों युक्त नियंत्रण मंडल की स्थापना की। भारत सरकार पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों युक्त नियंत्रण मंडल, जिसे आयुक्त भी कहा जाता था।
भारत में सभी प्रकार की नियुक्तियां करने तथा वापस बुलाने का हक निदेशक की कोर्ट को प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल में परिषद की संख्या 4 से घटकर 3 करना तथा उसके अधिक शक्तिशाली पक्ष बनाने के लिए प्रयत्न करना। यह था 1784 ईस्वी के एक्ट के प्रावधान। इसके अलावा कुछ प्रावधानों में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि कूटनीति, युद्ध, राजस्व के सभी मामलों में गवर्नर जनरल परिषद को बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को स्पष्ट अधिकार। कंपनी के संचालकों की 3 सदस्यीय गुप्त समितियों का गठन। इस अधिनियम से भारत में कंपनी का समस्त सैनिक तथा असैनिक प्रशासन अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया है। भारत में कंपनी का समस्त सैनिक और असैनिक प्रशासन सरकार के अधीन हो गया, ये तो है। इस अधिनियम को पास कराने में यह पहला अंतिम मौका था कि भारत के मामले में विधेयक पारित करवाने में अंग्रेजी सरकार टूट गई। इस अधिनियम को पास कराने में यह पहला अंतिम मौका था कि भारत के मामले में विधेयक पारित कराने में अंग्रेजी सरकार टूट गई। ओके, तो आपने देखा 1784 का एक्ट जिसमें ये प्रावधान था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा कब लागू हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप तो अंग्रेजी शिक्षा जब लागू हुई थी 1935 ईस्वी के मैकाले द्वारा, मैकाले आयोग कहा गया, मैकाले मिनट्स भी कहा गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा है जिसके हम निम्न बिंदुओं की यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी कब। 1835 में, 1835 ईस्वी में लागू हुई। अब कब कैसे लागू हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो लेकिन विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी कि वो ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था कि हो तो भारतीय रंग और रूप से, लेकिन दिमाग किसका हो, अंग्रेजों का हो। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ऐसा कहता था कौन, मैकाले। कार्यकारिणी के सदस्य की हैसियत से 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने महत्वपूर्ण स्मरणार्थ लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 ईस्वी का स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के इतिहास का विकास अंग्रेजी भाषा के द्वारा कराना था। साथ ही भविष्य में धन का व्यय इसी प्रकार किया जाना था। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उससे अंधविश्वासों का भंडार कहा है। मैकाले ने तो अपनी शिक्षा नीति लागू की ही, उसने अंग्रेजी शिक्षा माध्यम पर जोर भी दिया और उन्होंने ये भी यहाँ के संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार भी कहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। डलहौजी के समय टेलीग्राफ व्यवस्था लागू हुई थी। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक उसकी चर्चा करेंगे। डलहौजी के समय टेलीग्राफ व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक लागू हुई थी। आंसर है कलकत्ता से आगरा तक लागू हुई थी टेलीग्राफ व्यवस्था। डलहौजी के समय टेलीग्राफ व्यवस्था कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। डलहौजी ने भारत में विद्युत तार की शुरुआत की थी। 1852 में ओ सैंगनेंसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यद्यपि बाधाएं बहुत थी, फिर भी उसके अथक परिश्रम के कारण लगभग 4000 मील लंबी तार लाइन बिछा दी गई, जिससे कलकत्ता से पेशावर, बम्बई, मद्रास, देश के विभिन्न भागों को तार द्वारा मिला दिया गया। वर्मा में भी रंगून के मांडले तक यह लाइन बिछा दी गई। वर्ष 1857 से 1858 के विद्रोह के दिनों में इस विभाग ने अंग्रेजों को बहुत सहायता की। एक विद्रोही ने मरते हुए कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। यानी कि जिस तरह से 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इस क्रांति की सूचना तार के माध्यम से सभी अंग्रेजों तक आसानी से पहुंच जाता, जिससे उन्हें इस विद्रोह को दबाने में काफ़ी सहायता भी प्राप्त हुई। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा कि इस तार ने तो हमारा गला ही घोट दिया है।
ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है, वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो चीन तक सीमित रही? ओके, वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो चीन तक सीमित रही? आंसर है स्पेन। वह यूरोपीय कंपनी स्पेन थी जो चीन तक सीमित रही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सहायक व्यवस्था से जुड़ने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक व्यवस्था से जुड़ने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। अब हम देखते हैं कैसे उसकी चर्चा करेंगे। सहायक व्यवस्था। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। यानी कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली ने ही लागू किया था। इस संधि के तहत यदि अंग्रेज किसी पे सहायक संधि थोपते थे तो उस तरह से उसके वैदेशिक संबंध जो थे अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे। उसका एक एजेंट उस सहायक संधि मानने वाले राज्यों के अंदर रहता था, और इसके अलावा अंग्रेजों के सारे खर्च जो होते थे वो उन राज्यों से लेते थे। तो देखते हैं कि सहायक संधि कहाँ कहाँ लागू किया गया और कौन कौन से राज थे। सबसे पहले हैदराबाद में कब हुआ? 1798 से 1800 ईस्वी के बीच, 1798 से 1800, 1800। दूसरे टाइम हुआ मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर में 1799, अवध 1801, बरार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804। ओके, तो इस तरह से इन पे लागू हुआ सहायक संधि। देखते हैं क्वेश्चन 71। 71 में है, बंगाल का अंतिम नवाब था कौन? तो बंगाल का अंतिम नवाब था निजामुद्दौला। अब देख, बंगाल का अंतिम नवाब था निजामुद्दौला। जिस तरह सिराजुद्दौला हुआ, मीर जाफर हुआ, मीर कासिम हुआ, फिर से मीर जाफर हुआ, तो उसी तरह देखते हैं बंगाल का अंतिम नवाब था निजामुद्दौला। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद मीर कासिम के पुत्र निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो अंग्रेजों की कठपुतली बना रहा। 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू किया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने उसे पेंशन देकर बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ओके, द्वैत शासन लागू किया गया कहाँ? 1765 में, और 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने उसे पेंशन देकर बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ओके, इस तरह से नवाबी जो था वो समाप्त हुआ, नवाबों का शासन समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 72। सिविल सर्विस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? ये तो इजी है। 1861 के एक्ट के बाद अंग्रेजी राज का आधार स्तंभ बनी कौन? यानी सिविल सर्विस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, और वह सिविल सर्विस जो 1861 के एक्ट के बाद अंग्रेजी राज का आधार स्तंभ बनी, तो इसे जन्मदाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस 1793 व्यवस्था का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। यह व्यवस्था 1861 ईस्वी के एक्ट के बाद अंग्रेजी राज का आधार स्तंभ बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में है, क्वेश्चन कह रहा है कि डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डेनिश कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी, डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रांकोबार तमिलनाडु में स्थापित की तथा 1776 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। श्रीरामपुर बंगाल डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ओके,
1745 ईस्वी में डेनो ने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत चले गए। यानी कि वो लंबे समय तक भारत पे अपना अधिकार नहीं रख सका और खुद वो अपनी सारी कंपनियों को अंग्रेजों से बेच दिया। कब? 1745 ईस्वी में। और कब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? 1616 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन ये आता है, जमोरिन। जमोरिन का आप लोग नाम सुने होइएगा। जमोरिन कौन था? जमोरिन जो था कालीकट का शासक था। जमोरिन कौन था? कालीकट का शासन, कालीकट का शासक था। जमोरिन कालीकट का शासक था, जो उसकी पैतृक उपाधि थी। जमोरिन ने 1498 में 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर उसका स्वागत किया था। कालीकट में बसे अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों के प्रति शत्रुता का भाव प्रदर्शित किया, किंतु जमोरिन की कृपा के चलते उन्हें हानि न पहुंचा सके। यानी कि पुर्तगालियों की मदद की जमोरिन ने। कालीकट के शासक था। क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है और ये युद्ध जो है सदाशिव राय और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई। 1759 के अंतिम दिनों में अब्दाली ने सिंध नदी पार की तथा पंजाब को लौट डाला। साबाजी तथा दत्ताजी सिंधिया उसे रोकने में असमर्थ रहे। साबाजी और दत्ताजी सिंधिया उसे रोकने में असमर्थ रहे। दिल्ली की ओर लौट गए। दिल्ली के उत्तर में लगभग 10 मील दूर बराड़ी घाट के छोटे से युद्ध में दाताजी मारे गए। जनकोजी सिंधिया तथा मल्हार राव होलकर भी अब्दाली को रोकने में असमर्थ रहे। ओके, यदि आपने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा होगा तो उसमें अनेक छोटी छोटी संधियाँ की गई थी। संधियों का क्या उद्देश्य था, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उत्तर में मराठा शक्ति की पुनः स्थापना के लिए पेशवा ने सदाशिव भाऊ को दिल्ली भेजा। भाऊ ने 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 7 अक्टूबर को उसने कुंजपुरा जीत लिया ताकि आक्रांता को उत्तर की ओर खदेड़ दे। दिल्ली पर दबाव कम हो जाए। नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों ओर आपूर्ति की कठिनाइयां थी और वे शांति के लिए बातचीत कर रहे थे। चूंकि कुछ निर्णय नहीं हो सका, 14 जनवरी 1761 को युद्ध प्रारंभ हुआ। मैदान पठानों के हाथ रहा। लगभग 75,000 मराठे मारे गए। प्रसिद्ध इतिहासकार जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें कोई सगा संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। मराठों की ओर से इब्राहिम खां गार्दी ने तोपखाना का नेतृत्व किया तथा काशीराज पंडित ने साक्षी तथा शांति वार्ता में भाग लिया था। ओके, तो ये था शिवाजी से जो एक टॉपिक आज के मंथन में जो शामिल हुआ, तो वो था मराठे से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 76। रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था किसने? अब देखिए, जब सेटलमेंट की बात होती है तो 3 तरह के रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई व्यवस्था। तो सबसे पहले यह बात आता है रैयत। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। किसानों का रैयतवाड़ी, जो किसानों का शासक से सीधा संपर्क हुआ, तो इसे लागू किया था चार्ल्स ग्रह ने। मुनरो ने। किसने किया था? मुनरो ने। आंसर इसका होगा ये, मुनरो ने। अब चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुनरो ने शुरू किया। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। यानी कि रैयत मतलब होता है किसान और जहाँ टैक्स जमा किया जाता है उनका वो सीधा संपर्क होता था। यह व्यवस्था कहाँ हुआ? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कितनी परसेंट भूमि आई? ब्रिटिश भारत की 51%।
इस प्रकार भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। कर्नल रीड मुनरो नामक 2 पदाधिकारियों ने 1792 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र के नए जीते गए इलाकों में प्रशासन संभालने के लिए भेजा। उन्होंने जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गांव के किसानों से लगान वसूला। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहला बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। पहली बार मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। भू राजस्व संबंधी प्रारंभिक प्रयोग के बाद 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था मुंबई में लागू की गई थी। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में कब लागू की गई थी? 1825 ईस्वी में। 1858 ईस्वी तक यह संपूर्ण दक्कन अन्य क्षेत्रों में लागू की गई। यानी कि कोई भी नीति लागू की जाती है, क्यों न रैयतवाड़ी हो, महलवाड़ी हो, अस्थायी बंदोबस्त हो, अस्थायी व्यवस्था हो, तो इसमें क्या होता है, किसी एक प्रांत विशेष में सबसे पहले लागू किया जाता है। जब देखा जाता है कि यह सफल हो गया, तब इसे बृहद पैमाने पर लागू किया जाता है। वही हुआ रैयतवाड़ी के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने वाले लगभग 51% लोग शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सही है? पूना में मुक्ति सदन, पंडित रामाबाई, ये तो सही है। शारदा सदन, डी के कर्वे, नहीं। विधवा आश्रम, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, डिरोजी, नहीं। तो इनमें से कौन सही है? तो आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। पूना में मुक्ति सदन, पंडित रामाबाई। पूना में मुक्ति सदन की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। आधुनिक भारत की समाज सेविकाओं तथा विदुषी स्त्रियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनका जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। उनके पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पिता संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, किंतु स्त्रियों को संस्कृत तथा धर्म ग्रंथ की शिक्षा देने के कारण उनके पिता को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यानी कि प्राचीन काल में जब शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ था, तो उस समय यदि जो शिक्षा प्राप्त करता था तो उन्हें समाज से बहिष्कार भी किया जाता था, जैसे रमाबाई के साथ हुआ। वे 20 वर्ष की उम्र में कलकत्ता अध्ययन के लिए गई, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के दोषों को खुलकर आलोचना की। उन्हें पंडिता भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रमाबाई को। उन्होंने महिला आर्य समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य बाल विवाह रोकना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। पूना में अकाल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मुक्ति सदन नामक संस्था की स्थापना की। वे अपने आध्यात्मिक भावना और समाज सेवा तथा नारी कल्याण कार्यों के लिए विख्यात हैं। 1922 ईस्वी में रमाबाई की 64 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। यानी रमाबाई की मृत्यु कब हुई? 1922 ईस्वी में 64 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 78, आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब और कहाँ? 1875 ईस्वी में बम्बई के एक संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई थी, यानी बम्बई में हुई थी। आप सीधे से क्वेश्चन याद करें। चलिए अब पढ़ लेते हैं उसको डिटेल्स में कि क्या दिया हुआ है। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई, बात सही है। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में हो गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। पहली बार दयानंद सरस्वती ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर अधिक बल दिया। पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर। उन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो। वे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने तथा ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबरी के लिए आंदोलन चलाया। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। यानी कि वैलेंटाइन सिरोल ने, और क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। 79, क्वेश्चन नंबर 79, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। अब चलिए इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको मजा आएगा कि इसमें क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब से हुई थी? 20 अगस्त 1828 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। और ये हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म सभा का उद्देश्य था
राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार लाना। इस समाज में प्रत्येक शनिवार को सायंकाल को सभी सदस्य एकत्रित होते थे। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता, आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। इसमें धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं मानी गई। ब्रह्म समाज ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति सुधारने के कट्टर समर्थक थे, अतः सती प्रथा का विरोध किया और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। तो आप समझ गए कि राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किस तरह आगे बढ़कर उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। चलिए अब उनके बारे में एक टॉपिक और भी है के लिए उन्होंने अपनी पत्रिका, मतलब महिलाओं के जो बाल विवाह थे, सती प्रथा थी, उसके विरोध के लिए उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय द्वारा। सरकार द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया और इस प्रक्रिया में रूढ़िवादियों द्वारा दायर याचिका का इंग्लैंड में भी विरोध किया। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने अपना पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन, यानी कि राजा राम मोहन राय का पहली पुस्तक जो है वो फारसी भाषा में, क्या नाम है? तोहफत उल मुहद्दीन, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देकर उन्होंने 1814-15 में आत्मीय सभा गठित की। – 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा, जो 1823 ईस्वी में जॉन डेवी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुई। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। डेविड हेयर, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ओके, तो अभी आपने जो भी टॉपिक देखा, तो राजा राम मोहन राय पर यदि आप संक्षिप्त नोट लिखना चाहते हैं या नोट तैयार करना चाहते हैं तो वो चीज़ ये इस वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा और सिंपल सा है। लेकिन आप क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, वो मुझे पता है कि आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, जो भी चैप्टर को जो रिलेटेड जो इसमें फैक्ट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कंप्लीट हुआ, अभी इतना ही तक का हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन आज आपने देखा और पढ़ा। ऐसे ही देखते रहिए चैनल को और अपने अनमोल सुझाव और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जो नेट इजारे की तैयारी करते हैं या अदर पीसीएस से या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके बीच शेयर करें, क्योंकि एक तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी तैयार कर रहे हैं और दूसरी आप कंसेप्ट जो इसमें दिया रहता है उससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये कह कि आपके पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं साथ साथ। इस तरह से ये अभी देख रहे थे आप इतिहास मंथन, इतिहास के विचारों और आपकी समझ का मंथन है। आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।